वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। सीआरपीसी के रिगार्डिंग आज हम लोग सेक्शन 42 से लेके 45 तक डिस्कस करेंगे। 45 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेन पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी सब ध्यान में रखना। सेक्शन 42 आज बेसिकली जो अरेस्ट के रिगार्डिंग लेक्चर 4 है हमारा, और 42 सेक्शन क्या रहेगी, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। नाम और अगर आपने अपना एड्रेस पुलिस ऑफिसर को नहीं बताते तो क्या पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। 42 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा, क्योंकि जो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है सिर्फ इतना ऑब्जेक्ट है कि टू असर्टेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन जिसको पुलिस ऑफिसर बता रही है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि नो अरेस्ट इफ नो डिमांड। दैट मीन्स अगर पुलिस ऑफिसर उससे नाम नहीं पूछ रहा, उसका नाम नहीं पूछ रहा, उसके एड्रेसेस के बारे में उसका नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो वो क्यों बताएगा, तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर है, नो अरेस्ट इफ नो डिमांड। सो इफ ऑफेंसेस इज कॉग्निजेबल इन नेचर, तो भी हम लोग 42 में अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 42 जो है वो क्या कह रहा है, उसकी बेसिक लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। 42 क्या कह रहा है, व्हेन एनी पर्सन who in the presence of the police officer, पुलिस ऑफिसर के सामने has committed or has been caused of committing a non-cognizable offenses, कोई पुलिस ऑफिस के सामने कोई cognizable non-cognizable offenses commit करने जा रहा है या कर चुका है। As I said earlier, we have two types of cases, cognizable and non-cognizable। मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी डेफिनेशंस में। cognizable सीरियस नेचर का, जहां पर आप उसको अरेस्ट कर सकते हो ऑन द स्पॉट, देयर इज नो नीड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एनी वारंट, आपको कोर्ट से वारंट लेने की जरूरत नहीं है। इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, बिकॉज ये जो केसेस होते हैं काफी लेस सीरियस होते हैं, तो इन केसेस में अगर आपको उनको अरेस्ट करना है तो डेफिनेटली आपको कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन ये एक्सेप्शन है 42 सेक्शन, जहां पर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में भी पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो 42 सेक्शन बिल्कुल क्लियर है। अगर पुलिस ऑफिसर के सामने किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किया, ऑन डिमांड ऑफ सच ऑफिसर, वर्ड लिखा है यहाँ पर, पुलिस ऑफिसर डिमांड करेगा उस पर्सन से कि आप अपना नाम और एड्रेस बताओ, ठीक है जी, टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस और गिव द नेम ऑफ रेजिडेंट विच सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव टू बी फॉल्स। अगर आपने उसको पुलिस ऑफिसर को नाम बता दिया, अपना कहां पर आप रहते हो वो बता दिया, लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि आप जो ड्रेस जो आपने नाम बोला है वो फॉल्स है, तब भी वो अरेस्ट कर सकता है 42 सेक्शंस में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ही मे बी अरेस्टेड बाय सच ऑफिसर इन ऑर्डर दैट हिज नेम एंड एड्रेस मे बी असर्टेन। तो पुलिस ऑफिसर 42 सेक्शंस में उसको अरेस्ट कर सकता है। तो दिस इज द एक्सेप्शन, जहां पर नॉन कॉग्निजेबल केसेस में बिना वारंट के पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन दिस सेक्शन हैज सम एक्सेप्शंस, जहां पर बिल्कुल भी उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। पहला एक्सेप्शन कब है, फर्स्ट एक्सेप्शन सिर्फ इतनी सी है कि अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किया है तो भाई उसको अरेस्ट डायरेक्टली 41 सेक्शंस में कर लो, 42 में आप उसकी अरेस्ट नहीं कर सकते। सेकंड थिंग, ऑन डिमांड वो आपको बताएगा अपना नाम एड्रेस। अगर आप उनसे क्वेरी नहीं कर रहे उसके नाम और एड्रेस की, तो वो अपना नाम एड्रेस नहीं बताएगा और आप उसकी अरेस्ट नहीं डाल सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अगर वो अपना नाम और एड्रेस आपको बता रहा है और आपको लगता है कि ये फॉल्स है, तब भी आप उसकी अरेस्ट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना सा है इस सेक्शंस का कि अक्यूज का नाम और उसका एड्रेस पता करना, दैट्स इट, टू असर्टेन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन। सब क्लॉज 2 क्या कह रही है, वेयर द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द पर्सन हैज बीन असर्टेन्ड। अगर पुलिस ऑफिसर को उसका नाम और उसका एड्रेस, ट्रू एड्रेस और ट्रू नेम पता लग गया, तो उसको हम रिलीज कर देंगे, ठीक है जी, on his executing the bond with or without surety, it doesn't matter, to appear before a magistrate if so required। अगर उससे हम लोग बॉन्ड ले लेंगे कि भाई अगर जरूरत पड़े तो आपको मैजिस्ट्रेट के सामने आना होगा, दैट्स इट। थर्ड, उसका प्रोवाइजो क्या कह रही है, प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो इंडिया का रेजिडेंट ही नहीं है, नॉन सिटीजन है, हमारा फॉरेनर्स हैं, तो अगर वो अपना नाम और एड्रेस बता रहा है पुलिस ऑफिसर को जब उसने अरेस्ट कर लिया, तो पुलिस ऑफिसर को रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि वो फॉरेनर है, उसको हम लोग मैजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर सकते इन फ्यूचर। इसलिए ये रिक्वायरमेंट है कि अगर कोई वो फॉरेनर है जो हमारा रेजिडेंट नहीं है इंडिया का, तो बिना उसके श्योरिटी के, दैट मीन्स श्योरिटी वहां पर लिखा हुआ है
द बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय द श्योरिटी एंड श्योरिटीज रेजिडेंट इन इंडिया। तो उसका जो श्योरिटी होगा वो इंडिया का रेजिडेंट होगा, वो पुलिस ऑफिसर के पास जाएगा, वो उसको कहेगा कि मैं इसकी श्योरिटी लेता हूं, जब भी आप कहो इसको मैं आपके सामने लेके आऊंगा, तो उसके बाद उस पर्सन को हम रिलीज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फर्दर सेक्शन 3 क्या कह रहा है, सब सेक्शन 3, शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन्ड विद इन 24 आवर्स। अगर 24 आवर्स के अंदर अंदर जब उसको अरेस्ट कर लिया गया इस सेक्शंस में 24 आवर्स खत्म हो चुके हैं लेकिन उसका नाम और एड्रेस उसका नहीं पता लगा, तो आपको भाई विद इन 24 आवर्स के फटाफट उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बोर्ड लिखा है शुड द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैव नॉट बीन सर्टेन विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ द अरेस्ट अरेस्ट और शुड ही फेल टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड। अगर उसने बॉन्ड नहीं दिए तब भी हम लोग उसको विद इन 24 आवर के साथ उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। ही शैल forthwith be forwarded to the nearest magistrate having the jurisdiction to try the case। तो उसको इमीडिएटली हम उसको विद इन 24 आवर्स के मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेक्शन 43 इट डील्स विद द अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन। पूरे सीआरपीसी में पुलिस ऑफिसर नहीं है, पुलिस ऑफिसर के अलावा भी सीआरपीसी में पावर दी गई है अरेस्ट करने की, एंड दैट इज द सेक्शन 43। Section 43 gives the power to the private person to arrest the accused person who has committed a cognizable offenses. I'm not talking about the non-cognizable offenses. I'm talking about the cognizable cases. जो offenses serious in nature के, सिर्फ उसी में private person उसको arrest कर सकता है, otherwise नहीं कर सकता। तो 43 क्या कह रहा है? Any private person may arrest प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, और कॉज टू बी अरेस्टेड बाय एनी पर्सन हु इन हिज प्रेजेंस, उस प्राइवेट पर्सन के सामने अगर किसी ने नॉन बेलेबल फर्स्ट कंडीशन, कॉग्निजेबल सेकंड कंडीशन, ये दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, उसके सामने किसी पर्सन ने प्राइवेट पर्सन के सामने ऐसा ऑफेंस किया जो कॉग्निजेबल नेचर का था, जो नॉन बेलेबल नेचर का था, तो पुलिस और जो प्राइवेट पर्सन उसके पास राइट है वो उसको इमीडिएटली अरेस्ट कर सकता है। और सेकंड थिंग, कोई भी अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको पता लगता है प्राइवेट पर्सन को, तो उस केसेस में भी प्राइवेट पर्सन के पास राइट है कि वो उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवरऑल कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन सो अरेस्टेड टू द पुलिस ऑफिसर। और इमीडिएटली अरेस्ट करने के बाद वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को वो उसको हैंड ओवर कर देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो शैल, ये इंपॉर्टेंट है। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज टू बी टेकन टू इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपके सामने नहीं है, नियरेस्ट प्लेस में नहीं है, तो आप उसको पुलिस स्टेशन में, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन उसको वहां पर लेके जाओगे। सेकंड क्लॉज ये करिए, इफ इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजो ऑफ सेक्शन 41। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि यस इस पर्सन ने वाकया में ही कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी जो अरेस्ट होगी 41 सेक्शन में होगी, जो नॉर्मल हमारा डील करता है। तो अरेस्ट जो कॉग्निजेबल केसेस की वो सेक्शन 41 में वो री अरेस्ट करेगा। यहाँ पर वर्ड लिखा है पुलिस ऑफिसर शैल री अरेस्ट हिम, क्योंकि अरेस्ट तो वो प्राइवेट पर्सन ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ पर री अरेस्ट वर्ड यूज किया है। और ये प्री में काफी बार पूछा गया कि 43 सेक्शन में अरेस्ट वर्ड यूज हुआ या री अरेस्ट, तो यहाँ पर री अरेस्ट वर्ड यूज किया हमने। थर्ड क्लॉज क्या करिए, इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि जिसको प्राइवेट पर्सन मेरे सामने लेके आया है उस अक्यूज ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट किया है, तो भाई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आप उसको अरेस्ट कर ही नहीं सकते, आप उसको रिलीज करना होगा। लेकिन अगर आपने उससे नाम और उसका एड्रेस पूछा, उसने अपना नाम और एड्रेस गलत बता दिया जहां उसने नहीं बताया, तो आप उसकी जो अरेस्ट होगी अब वो 42 सेक्शन में होगी, ना कि 43 में। तो ये क्योंकि 43 में अरेस्ट होती नहीं है, जहां तो आप 41 में करोगे या 42 में करोगे। पुलिस ऑफिसर दो ही पावर है, उसको 41 में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, और 42 में जब उसके नाम और एड्रेस उसको नहीं बताते तो 42 में हम लोग अरेस्ट करते हैं। यहां पर सिर्फ प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर रहा है 43 में, क्योंकि 43 में री अरेस्ट वर्ड लिखा है, और कब कहां लिखा है री अरेस्ट करेगा एज पर सेक्शन 41 के अकॉर्डिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो वहां पर गिव्स अ नेम एंड एड्रेस विद सच ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, अगर उसने नाम और एड्रेस दिया, अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो फॉल्स है, तो सेक्शन 42 में जो पुलिस ऑफिसर होगा उसकी अरेस्ट जो है वो डाल देगा। देन सेक्शन 43 की बात करें तो यहाँ पर 43 में एक इंपॉर्टेंट खासियत ये है कि यहाँ पे वो लिखा कि जो प्राइवेट पर्सन है वो सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को ही अरेस्ट कर सकता है।
ऐसा केस जहां वो जो नॉन कॉग्निएबल भी है और नॉन बेलेबल भी है, सॉरी कॉग्निएबल भी है और नॉन बेलेबल भी है, सिर्फ उसी में पर्सन अरेस्ट कर सकता है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर ये राइज होता है कि क्या प्राइवेट पर्सन को लॉ की नॉलेज होती है पूरी, कि उसको पता लगे कि हाँ भाई ये कॉग्निएबल ऑफेंसेस है या नॉन बेलेबल है? क्योंकि ये तो लॉयर को भी बहुत कम पता है, जो पढ़ेगा सिर्फ उसी को पता होता है कि ये कॉग्निएबल है कि नॉन बेलेबल है। अदरवाइज तो पुलिस लेके जाती है, वो शेड्यूल चेक कर लेते हैं पीछे सीआरपीसी, ये भाई कॉग्निएबल है कि नॉन कॉग्निएबल है। अगर आप डायरेक्टली किसी एडवोकेट से पूछो तो वो बता नहीं पाएगा, तो वो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको नॉलेज जो है वो मिलती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक आम पर्सन को, एक आम नागरिक को, क्या उसको नॉलेज होनी जरूरी है कि वो कॉग्निएबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। अगर उसने अरेस्ट किया और बाद में पता लगा कि वो तो बेलेबल ऑफेंसेस है, नो डाउट इट्स अ कॉग्निएबल ऑफेंसेस बट इट्स अ बेलेबल ऑफेंसेस, तो क्या होगा? तो यहां पर इंपॉर्टेंट खासियत यह है कि सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी में बोनाफाइडली हम उसको जस्टिफाइड कह के उसको एक्सेप्शन में डाल देंगे। तो जो प्राइवेट पर्सन होगा वो अपना डिफेंस यूज कर सकता है सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन पेनल कोड कि वो जस्टिफाइड था उसको अरेस्ट करने के लिए, इसलिए वहां पर उसने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो दिस इज द जनरल एक्सेप्शंस जो इंपॉर्टेंट सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पेनल कोड, इसको हम लोग लिंक करेंगे 43 सेक्शंस में। अगर प्राइवेट पर्सन ने अरेस्ट किया जिस पर्सन को, वो कॉग्निएबल केस नहीं है, जब वो कॉग्निएबल तो है लेकिन वो बेलेबल है, तो उसको सेक्शन 79 ऑफ इंडियन पेनल कोड में हम लोग उसको बेनिफिट दे देंगे और उसको हम लोग रिलीज कर देंगे एज ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस। भाई उसने कोई रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट तो ना किया है, क्योंकि वो तो जस्टिफाइड कर रहा है आपको 79 सेक्शन में, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन एट द लास्ट सेकंड लास्ट 44 सेक्शन, अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी। अगर हम प्राइवेट पर्सन को राइट दे रहे हैं, पुलिस ऑफिसर के अलावा प्राइवेट पर्सन को अपने राइट दे रहे हैं, तो डेफिनेटली मैजिस्ट्रेट के पास भी तो राइट होगा ना उसको अरेस्ट करने के लिए। अगर मैजिस्ट्रेट जा रहा है रास्ते में तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो सेक्शन 44 क्या कह रहा है, यहां पर कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी कंप्लेंट, सो कंप्लेंट इज नॉट अ नेसेसरी पार्ट इन सेक्शन 44 टू एक्सरसाइज द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 44। यहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कंप्लेंट कोई करेगा तभी वो अरेस्ट करेगा, इट्स नॉट सो रिक्वायर्ड। एनी offense में चाहे वो कॉग्निएबल ऑफेंसेस है चाहे वो नॉन कॉग्निएबल ऑफेंसेस है, इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के सामने कोई बंदा ऑफेंस कमिट कर रहा है, चाहे वो कॉग्निएबल ऑफेंसेस है, वो चाहे वो नॉन कॉग्निएबल ऑफेंसेस है, चाहे वो मैजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन, उसकी लोकल जुरिडिक्शंस में किसी ने ऑफेंस कमिट कर दिया उसके सामने, ही में हिमसेल्फ खुद अरेस्ट कर सकता है, जहां वो ऑर्डर कर सकता है किसी भी पर्सन को कि भाई इसको अरेस्ट करो। किसको अरेस्ट करो, किसको ऑर्डर करेगा? तो हमने यहां पर हमने किया था सेक्शन 37, तो इसका जो लिंक है, इसका लिंक 37 सेक्शन के साथ भी है, क्योंकि जब मैजिस्ट्रेट किसी को ऑर्डर करेगा कि इसको अरेस्ट करो तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा, और 37 में वो डायरेक्शन आपको दे रहा है। अगर आप उसकी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करते तो आपने सेक्शन 188 में अपने ऑफेंस कमिट किया है, तो आपके अगेंस्ट आपके एफआईआर जो है 188 ऑफ इंडियन पेनल कोड में जो वो रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैजिस्ट्रेट होगा वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, जो ऑफेंस कमिट किया उसके सामने ऑफेंस कमिट होगा, चाहे वो कॉग्निएबल ऑफेंसेस है चाहे वो नॉन कॉग्निएबल ऑफेंसेस है, वो खुद अरेस्ट कर सकता है, जहां वो किसी को ऑर्डर दे सकता है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द सीआरपीसी कि आप इसको अरेस्ट करो, तो आपको इमीडिएटली उसको अरेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप अरेस्ट नहीं करते तो 188 में आपके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर आगे का लिखा है, एंड मे देयरअपॉन सब्जेक्ट टू द प्रिजन हियरइन कंटेन्ड एज टू द बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, तो वो उसको कस्टडी में वो भेज सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो इसके सेकंड क्लॉज में दी गई है, सेकंड क्लॉज क्या कह रही है, एनी मैजिस्ट्रेट वेदर वो एग्जीक्यूटिव है चाहे वो जुडिशियल है, मे एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट, जब वो डायरेक्शन दे रहा है 37 में कि इसको अरेस्ट करो, इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिडिक्शन ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इज कॉम्पिटेंट एट द टाइम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो उसको अरेस्ट करने के लिए, एंड इन द सर्कमस्टेंस टू इशू अ वारंट, तो वो मैजिस्ट्रेट ही मस्ट बी अ कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट, वो डेफिनेटली वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसको अरेस्ट करने के लिए। एंड सेकंड थिंग कि वो वारंट इशू करने की उसके पास पावर होनी चाहिए, तभी वो उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्लियर कर लेगा कि दैट एनी मैजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम इन हिज प्रेजेंस
ऑफ एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट, यहाँ पे ही इज कॉम्पिटेंट वर्ड लिखा है, तो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए मैजिस्ट्रेट कि वो उसको अरेस्ट कर सकता है, वो वारंट इशू कर सकता है, तभी वो इस सेक्शंस की पावर्स यूज कर सकता है। फर्दर आगे क्या लिखा है, इफ सच मैजिस्ट्रेट फेल्स टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन बिफोर अनदर मैजिस्ट्रेट, अगर मैजिस्ट्रेट अरेस्ट करने के बाद विदिन 24 आवर्स उस अक्यूज को दूसरे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं करता, एन ऑर्डर ऑफ रिमांड अंडर सेक्शन 167 फर्स्ट क्लॉज हिज डिटेंशन वुड बी इलीगल, तो यहाँ पर उसकी डिटेंशन इलीगल हो जाएगी। तो इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी दैट जब भी मैजिस्ट्रेट उसको अरेस्ट करेगा ही हैज टू प्रोड्यूस द अक्यूज बिफोर द अनदर मैजिस्ट्रेट, तो दूसरे मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना ही होगा। देन सेक्शन हम बात कर रहे हैं 44 सेक्शन का जो लिंक है वो 479 ऑफ सीआरपीसी में भी है, और ये काफी बार प्री में और मेन में क्वेश्चन पुट किया गया है। तो 44 जो है वो 47 ऑफ सीआरपीसी के साथ हम लोग रीड करके पढ़ेंगे। 479 हम लोग डायरेक्ट बेरट की लैंग्वेज चलते हैं। 479 क्या कह रहा है, वहां पे वो लिखा है केसेस इन विच जजेस और मैजिस्ट्रेट इज पर्सनली इंटरेस्टेड, जिस केस में मैजिस्ट्रेट का पर्सनली इंटरेस्ट है वो उस केस को ट्रायल नहीं कर सकता। दैट मीन्स टू से यहां पर आपने अरेस्ट कर लिया, आपके सामने उसने ऑफेंस कमिट किया था, अब तो आप सजा दोगे तो आप ट्रायल नहीं कर सकते एज पर सेक्शन 479 ऑफ द सीआरपीसी। और यहां पे क्लियर लिखा है नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल ट्राई और कमिट फॉर ट्राई एनी केस टू और इन विच ही इज अ पार्टी और पर्सनली इंटरेस्टेड, जिस केस में आप पार्टी हो, एज ए विटनेस हो, एज ए विटनेस हो, जहां आपने वो आप उस केस में इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अगर सामने वो हुआ तो आप इंटरेस्टेड हो गए, तो आप नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल हियर एन अपील, ना तो आप उसको ट्रायल कर सकते हो, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया कि जिस केस में आप इंटरेस्टेड हो, आप विटनेस हो, या आप उस केस में इंटरेस्टेड हो, यू कैन नॉट ट्रायल द केस, आप उस केस को ट्रायल नहीं कर सकते। दूसरी इंपॉर्टेंट, आपने जजमेंट पास कर दी, आप प्रमोट हो गए, आप हायर अथॉरिटी बन गए, आप एडिशनल सेशन जज बन गए, अब जो आपने नीचे एज ए मैजिस्ट्रेट जो आपने जजमेंट पास की थी उसकी अपील आपके पास आ गई, तो लॉ कहता है कि भाई आप उस अपील को सुन नहीं सकते क्योंकि आप तो इंटरेस्टेड पर्सन हो। यहां पर क्लियर लिखा है एंड नो जज और मैजिस्ट्रेट शैल हियर एन अपील फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर पास्ड और मेड बाय हिमसेल्फ, जो जजमेंट जो आपने ऑर्डर पास किया था और अब आप प्रमोट हो गए, आप अपीलेंट कोर्ट में एज ए जज हो, तो अपील उसके रिगार्डिंग आप नहीं सुन सकते क्योंकि आप उस केस में पर्सनली इंटरेस्टेड हो गए, तो इट इज टोटली बार्ड। यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, अ जज और मैजिस्ट्रेट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए पार्टी, हम उसको पार्टी नहीं मान के चलेंगे क्योंकि, और ना ही उसको ये मान के चलेंगे उसका पर्सनली उसका इंटरेस्ट है, एनी केस बाय रीजन ओनली दैट ही इज कंसर्न देयर इन अ पब्लिक कैपेसिटी, अगर मैजिस्ट्रेट जस्ट एज ए पब्लिक कैपेसिटी में वहां पर मौजूद था, उसकी ड्यूटी नहीं थी, वो पब्लिक कैपेसिटी में नॉर्मली एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वहां पर मौजूद प्रेजेंट था, तो भाई आप ट्रायल कर सकते हो, ये एक्सेप्शन है। क्योंकि अगर आपकी ड्यूटी है, लाइक ड्यूटी मैजिस्ट्रेट जो है वो कई बार एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट वो राउंड करते रहते हैं, तो वो तो आप ड्यूटी में है तो आप तो अरेस्ट कर ही सकते हो, ठीक है, आप लेकिन ट्रायल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पब्लिक कैपेसिटी में वहां पर मौजूद थे तो भाई इट्स वेरी सिंपल, आप उसको ट्रायल कर सकते हो। सेकेंड थिंग, बाय रीजन ऑनली दैट ही हैज व्यूड द प्लेस, जैसे आपने उस प्लेस को व्यू किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ट्रायल नहीं कर सकते, ठीक है। इन विच an offence is like to have been committed or any other place in which any other transaction material to the fact is like to have been occurred or made an inquiry in connection with the case, तो जिस केस में इंक्वायरी हुई है आप उसके आपके सामने हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका ट्रायल नहीं कर सकते। लेकिन जहां पर आपका पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गया, आपने उसको अरेस्ट किया है ऑन ड्यूटी पे, तो डेफिनेटली आप उसका ट्रायल नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो एक्सेप्शंस आर गिवन अंडर सेक्शन 479, बट स्टिल इट इज अ जनरल रूल दैट कोई भी मैजिस्ट्रेट जिसने अरेस्ट किया जाए, जिसने ऑर्डर पास किया अरेस्ट के लिए, तो वो कभी भी उसका ट्रायल नहीं करता, वो दूसरे सीजीएम को वो रेफर कर देता है कि एज द दिस केस उसमें मैं पर्सनली पार्टी हूँ या मैं इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैंने उसको अरेस्ट किया था, तो आई कैन नॉट ट्रायल द केस, तो वो जो सीजीएम होगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट वो केस को दूसरे मैजिस्ट्रेट को हैंड ओवर कर देगा, तो उसके बाद जो उसका ट्रायल है वो दूसरा मैजिस्ट्रेट वो करेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, इसको भी साथ ध्यान रखना। फर्दर सेक्शंस में 44 में एक फर्दर इंपॉर्टेंट बात है, इफ द अरेस्ट इज मेड बाय मैजिस्ट्रेट विदाउट अ वारंट अंडर सेक्शन 44, क्योंकि भाई 44 में आपको वारंट की तो इशू जरूरत ही नहीं है, द केस इज कवर्ड नाइदर बाय एनी अदर सेक्शन 50, 55, 75, यहाँ पर आपको अक्यूज्ड को कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि अरेस्ट आपने खुद किया है,
तो सेक्शन 50, 55 एंड 75 को कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है. नॉट बाय एनी अदर प्रोविजन इन द कोड रिक्वायरिंग द मैजिस्ट्रेट टू कम्युनिकेट द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट टू द अरेस्टेड पर्सन. तो यहाँ पर किस ग्राउंड पे आप उसको अरेस्ट कर रहे हो ये बताने की जरूरत नहीं है. ये तो पुलिस का काम है, जब भी पुलिस अरेस्ट करेगी वो बताएगी. लेकिन अगर आप बीइंग एज ए मैजिस्ट्रेट आप उसको अरेस्ट कर रहे हो सेक्शन 44 में, तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं है. तो सेक्शन 50, 55 एंड 75 के जो उसके राइट्स हैं वो अगर उसको वायलेशन माना नहीं जाता. अगर मैजिस्ट्रेट उसको नहीं भी बताता ग्राउंड्स, तब भी वो वायलेशन नहीं है सेक्शन 50, 75 और 55 की. लेकिन दिस इज अ लकूना इन द कोड, हाउएवर will not create any difficulty in practice, as the magistrate would still be bound to state the grounds under Article 22 first clause of the Constitution. Although यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि 44 में अगर वो ग्राउंड नहीं बताता तो वो इलीगल नहीं है अरेस्ट, लेकिन जो हमारा आर्टिकल 22 फर्स्ट क्लॉज है और द कॉन्स्टिट्यूशन की, वहां पर मैजिस्ट्रेट बाउंड है. वो जब भी उसको अरेस्ट करेगा वो उसको ग्राउंड बताने ही होंगे. ये काफी इंपॉर्टेंट है, राइट. Then we have section 45. Sorry, 45. 45 that means the protection of member of the armed forces from arrest. जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स या आर्म्ड फोर्सेस है, चाहे वो सीआरपीएफ है, चाहे वो नेवी है, या अदर हमारी फोर्सेस हैं, उसको प्रोटेक्शन दी गई है 45 सेक्शन में. बिना आप स्टेट की कंसेंट के, बिना आप सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से आप इन पर्सन्स को अरेस्ट नहीं कर सकते. अगर वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी और ड्यूटी के दौरान अगर कोई ऑफेंस हो गया, लेकिन वो ड्यूटी में गुड फेथ में वो ड्यूटी कर रहे थे, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. तो सेक्शन 45 क्या करें उसको हम लोग देख लेते हैं. हालांकि जो सेक्शन 45 है उसका लिंक है रेडिकल सेक्शन 197 सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी. इसको ध्यान रखना, इसका लिंक है 45 का. तो 45 क्या कह रहा है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41 to 44, बावजूद इसके कि 41 से लेके 44 सेक्शन में लिखा गया है, क्या जो भी लिखा गया हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नो मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन शैल बी अरेस्टेड. तो किसी भी हम यूनियन लेवल के जो आर्म फोर्सेस हैं उसके किसी भी पर्सन को, आर्म फोर्सेस के पर्सन को हम अरेस्ट नहीं कर सकते फॉर एनीथिंग डन और परपोर्टेड टू बी डन इन हिज द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी. अगर वो ड्यूटी कर रहा है तो ड्यूटी में अगर कोई एक्ट हो गया तो उस एक्ट के दौरान उसको हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते उस एक्ट के लिए, एक्सेप्ट आफ्टर obtaining the consent of the central government. अगर उसको अरेस्ट कर रहा है तो you have to obtain the consent of the central government. तो इट इज अ क्लियर कट प्रोटेक्शन गिवन टू द आर्म फोर्सेस, क्योंकि ड्यूटी के दौरान अगर कोई वो ऑफेंस और कोई एक्ट कर रहे हैं, गुड फेथ में कर रहे हैं, तो भाई उस केसेस में आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. भाई आर्म फोर्सेस एकदम जो बेसिकली रिक्वायरमेंट रहती है आर्म फोर्सेस आ जाती है आपको, और आपको मना कर देती है कि आप इसको मतलब जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस मत करो. कई ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं हमारे शहर में, तो वहां पर लाठीचार्ज भी होता है. तो हो सकता है कोई लाठी जो है वो किसी के सर पे काफी जोर से लगे, किसी को ग्रीवियस इंजरी आ जाए, तो भाई आर्म फोर्सेस जो है वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उसका प्रोटेक्शन जो है वो 45 सेक्शन में दिया गया है. सेकंड क्लॉज क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग. 45 की फर्स्ट क्लॉज यूनियन के रिगार्डिंग डील कर रही है, सेकंड क्लॉज स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग डील कर रही है कि स्टेट गवर्नमेंट भी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर सकती है नोटिफिकेशन की तरह कि हमारे स्टेट में जो आर्म फोर्सेस हैं उन पर भी जो आर्म फोर्सेस पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर रही हैं, ड्यूटी के दौरान अगर कोई ऑफेंस कमिट कर रही है, कोई एक्ट कर रही है, तो उन एक्ट को ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक आप स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ले लेते. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है. देन सेक्शन 197 सब क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 3. सब क्लॉज 2 इट डील्स विद द यूनियन की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की. थर्ड क्लॉज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं. तो 197 सेक्शन क्या कर रहा है, प्रोहिबिट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस committed by the member of the armed forces while act in the discharge of his duty except permission of the center or the state government. तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बात की है वहां पर कॉग्निजेंस की बात की गई है. 45 सेक्शन में अरेस्ट की बात की गई है कि आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते. अगर आपको अरेस्ट करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी. लेकिन 197 क्या कह रहा है, कॉग्निजेंस के रिगार्डिंग बात कर रहा है. तो कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती ट्रायल का, केस का कॉग्निजेंस तब बिल्कुल नहीं ले सकती. वो तभी कॉग्निजेंस लेगी उस केस को, तभी ट्रायल करेगी जब उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट आ जाती है या स्टेट गवर्नमेंट अपनी परमिशन देता है. तो यहाँ पर बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया, प्रोहिबिट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस. तो इट इज द बार टू द कोर्ट एंड 45 सेक्शन इट इज द बार टू द पुलिस ऑफिसर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है.
197 इट्स अ बार टू द कोर्ट कि आप कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पुलिस ऑफिसर परमिशन नहीं लेता, राइट? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ड्यूटी है वो ट्रायल जब वो उसके पूरा जो ट्रायल जो होगा उसका सॉरी मैं ट्रायल की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट करेगा 173 ऑफ सीआरपीसी में फाइनल रिपोर्ट। तो सबमिट करने से पहले उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर वो परमिशन नहीं लेता तो डेफिनेटली जो कोर्ट है उसके पास कोई पावर नहीं कि उसका कॉग्निजेंस ले और वो ट्रायल स्टार्ट कर दे। तो ये इंपॉर्टेंट है। 45 सेक्शन इट इज अ बार टू द पुलिस ऑफिसर, whereas 197 इट्स अ बार टू द कोर्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे सेक्शंस 42 से लेके 45 हमने किए हैं। इनके अलावा दो लिंक किए हमने। 44 का लिंक है 479 ऑफ सीआरपीसी, 45 का लिंक है सेक्शन 197 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 दोनों के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन जो हमारे अरेस्ट की बात कर रहा हूँ। लेक्चर 4 हमने आज खत्म कर दिया है। एक दो लेक्चर हमारे रह गए क्योंकि प्रोसीजर क्या अरेस्ट का वो हम लोग कल से शुरू करेंगे, राइट? 46 ऑनवर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है वो भी। और इसमें अगर कोई डाउट होती है तो प्लीज आप पूछ लेना, कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।